नमस्कार। ईटी नाउ स्वदेश पे एक स्पेशल मेहमान आज हमारे साथ स्टूडियोज में आए हुए हैं। काफ़ी दिनों बाद एक तो ये ईटी नाउ स्वदेश पे आ रहे हैं क्योंकि वो व्यस्त थे, वो ट्रैवल कर रहे थे। हम बात कर रहे हैं बसंत महेश्वरी जी की। बसंत जी, थैंक यू वेरी मच आज ईटी नाउ स्वदेश पे हमारे स्टूडियोज में आने के लिए। हमने देखा कि आप काफ़ी अच्छी एक यात्रा करके आए हैं यूएस की, तो अपने दोस्तों से मिले, फैमिली के साथ काफ़ी सिटीज़ आपने बताइए तो इस ट्रिप के बारे में। नहीं, अमेरिका तो घूमने ही गए थे, बट अगर आप अमेरिका जाते हैं तो सिर्फ घूम के नहीं आते हैं। बिकॉज अमेरिका में मट्टी में, हवा में, पहाड़ में, पत्ते में, हर जगह स्टॉक मार्केट घूमता है। 48% लोग वहाँ पे स्टॉक मार्केट में है। तो आप स्टोर पे चले जाइए, कोई कैशियर से बात कर लीजिए, सड़कों पर खड़े हो जाइए, एवरीबडी इज वांटिंग टू डिस्कस स्टॉक्स विथ यू। तो इतनी मंदी की जो बात हो रही है कि रिसेशन है, बेयर मार्केट है, यूएस में नैस्डैक 30% डाउन है, आपने क्या ऑब्जर्व किया वहाँ पे? नहीं, मंदी तो है कि इन द सेंस पहले हम गाड़ी लेते थे और गैस स्टेशन जाते थे तो 2 मिनट लाइन में लगा रहना होता। तो वहाँ पेट्रोल, जैसे हम गैस बोलते हैं उधर, तो वहाँ पे इस बार मैं गया तो पेट्रोल पंप में भीड़ थी ही नहीं। आप जाइए, गाड़ी लगाइए, पेट्रोल भरिए और निकल पड़िए आगे। मतलब कि लोग इम्पैक्टेड हैं। और अमेरिका में ऐसे भी पेचेक टू पेचेक आदमी रहता है। वो सोचता है मेरा 401 के जो रिटायरमेंट फंड है उनका, वही सेविंग्स है। उसके अलावा जो होता है, अब तो अब पैसे कम होंगे तो ऑब्वियसली वो रिडीम करेगा, दुनिया भर से रिडीम करेगा, इंडिया से करेगा, तो वही रिडेम्पशन चल रहा है। तो ये बताइए कि वहाँ की इकोनॉमी का क्या हाल आपको नजर आता है? आपने वहाँ पे कुछ लोकल फंड मैनेजर्स और बिजनेसेस से भी बात की, क्या ऑब्जर्वेशन है? वाकई वहाँ पे बुरा हाल है? देखिए, इन्फ्लेशन और रिसेशन हो, अमीर को तो फर्क पड़ता नहीं है। उसके तो बस थोड़े पैसे कम, थोड़े पैसे ज्यादा होते हैं। गरीब को भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो बेचारा पहले ही उसको खाने नहीं मिल रहा था, अब क्या मिलेगा। जो मिडिल क्लास है वो उसकी हालत खराब हो जाती है। जो अमेरिका में भी मैंने देखा कि जो मेरे फ्रेंड्स भी हैं जो बेसिक मिडिल क्लास में काम सिस्टम के हिसाब से रहते हैं, उनसे जब बात करने में पता चलता है तो वो कहते हैं ग्रोसरी बिल जो है यार वो काफ़ी बढ़ गया पहले से, और ये रहेगा। बट आई थिंक वहाँ पे एक चीज़ है कि वो घबराहट नहीं है कि अरे यार रिसेशन आ गया। जैसे हमारे तो घबराहट हो जाती है, अब क्या होगा। किसी को फर्क नहीं है अब क्या होगा। दे आर सो कूल एंड कॉन्फिडेंट। और मुझे लगता है ये भगवान का वरदान है उधर की। कोई जो डरता नहीं है, वो डराते हैं सबको, डरते नहीं है वो। लेकिन आपके हिसाब से क्या लग रहा है? हमने 10 महीने का एक करेक्शन देखा है इंडियन मार्केट में, ऑफकोर्स ट्रिगर्ड वहाँ से भी था। क्या ये रिसेशन की जो भय है, जो करेक्शन हो रहा है और वेल्थ डिस्ट्रक्शन का जो इफेक्ट आया है, वो अब कहीं ना कहीं प्राइस्ड इन होना शुरू हो गया है? चाहे वो इंडियन मार्केट की बात करें, चाहे अमेरिकन इन्वेस्टर्स की बात करें। आपने देखा होगा अटलांटा के फेड ने बोला है कि हम ऑलरेडी शायद रिसेशन में आ गए हैं, और हम गिरने लगे अक्टूबर से। मतलब 10 महीना पहले से ही हम बोल दिया कि भाई अब गिरना शुरू हो जाओ, बिकॉज शायद न्यूज़ खराब होगी। तो अच्छी न्यूज़ के भी 6-8 महीना पहले ही हम बॉटम करेंगे। आप मुझसे पूछेंगे तो भाव और स्क्रीन ये बता रहा है कि जो तकलीफ थी वो निकल पड़ी है। अब ये क्वेश्चन ये है कि हम अभी रिकवर करेंगे कि 1 महीना बाद, कि 2 महीना बाद, लेकिन यहां से मंदी नहीं है ज़्यादा। ओके, आप वहाँ पे एक माइनिंग बेल्ट के आसपास, स्टील प्रोडक्शन के आसपास से भी निकले, और हम आज सब बात कर रहे हैं जब इंडस्ट्रियल मेटल प्राइसेस 20-20% डाउन है टॉप से, एग्री कमोडिटी प्राइसेस भी नीचे आ गए हैं। क्या आपको एक सेंस आ रहा है या आपने कुछ पिकअप किया कि पीक ऑफ इंडस्ट्रियल मेटल्स या एग्री कमोडिटी शायद बन चुका है ऑलरेडी? नहीं, पीक तो ये है कि फेड जो है ना वो लग गया है हाथ धो के कि मैं किस ढंग से कमोडिटी को तोड़ूं। अब क्रूड इसलिए नहीं कर पा रहा है बिकॉज क्रूड सबसे सेंसिटिव चीज़ है। अदरवाइज तो हर चीज़ को आप फेड के हाथ में है वो तोड़ना। लेकिन फेड भी उतना ही तोड़ेगा जितना आप समझिए कि उसको लॉन्ग टर्म नेगेटिव इंपैक्ट नहीं क्रिएट करना चाहता है। आज अगर रिसेशन होता है 2 मिनट के लिए और फेड ने सब तोड़ ताड़ भी दिया, कमोडिटी प्राइसेस जो कर रहे हैं वो, कल यही फेड आकर इंटरेस्ट रेट वापस घटाएंगे अगले साल और वापस फिर स्टिमुलेट करेंगे। बिकॉज आप मार नहीं सकते हो लोगों को। ये अगर सिचुएशन रहा, फॉर एग्जांपल अजय जी, ये शायद हमारे दर्शकों को नहीं पता होगा, अमेरिका में आप जब हाउसिंग लोन लेते हो तो आप अपने साथ को 20 साल के लिए लॉक इन कर सकते हो, बिकॉज वहां पे पेपर मिलता है 20 साल का लाइबिलिटी साइड का। इंडिया में तो फ्लोटिंग चलता है। तो अगर आप 3% पे हाउसिंग लोन लिए हो जो अब 6% हो गया है, तो घर तो बिकेंगे ही नहीं। क्योंकि अगर मैं घर छोड़ दिया तो मुझे 6% पे लोन लेना है और नया आदमी 6% पे लेगा नहीं, तो टोटल वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। तो फेड ऐसे रखेगा नहीं, फेड को इंटरेस्ट रेट्स नीचे लाना होगा अगले साल और फिर नॉर्मल है। मुझे याद है आप मेटल पे काफ़ी पहले ही साइकिल में एंटर कर गए थे और आपने एक अच्छी राइड भी, शायद एग्जैक्ट टॉप पे तो बेचना मुश्किल है, बट आप वहाँ से जब ट्रेन पलटी तो आप निकल लिए। ये बताइए कि जो दूसरा एक सेक्टर है जो ग्लोबल मंदी के में थोड़ा काफ़ी ज़्यादा मेल्ट किया टॉप से, वो है आईटी।
क्या आपने वहां पे अब आपको वैल्यू नजर आ रही है? क्योंकि डर ये बन गया कि यूएस अगर स्लो डाउन करेगा, ग्लोबल इकोनॉमी थमेगी, तो इंडियन लार्ज आईटी कंपनी के ऑर्डर बुक्स और डील्स थमेंगी। हालांकि उनकी कमेंट्री में ऐसा कुछ नहीं आया अभी तक। नहीं, आप एक्सेंचर को देखिए, एक्सेंचर बड़ा बुलिश है, बट आईटी जो है वो यूएस का ऑफशूट है और अमेरिका में इतना इनोवेशन चल रहा है। फॉर एग्जांपल हम एक जन से मिले जो एक जगह काम करते हैं और वो स्टार्टअप है उनका, वो कहते हैं कि आज से 2 साल बाद एप्पल जो है वो सिम यूज़ ही नहीं करेगा, वो ई सिम पे आ जाएगा। उससे फ़ोन की थिकनेस कम हो जाएगी और जिसने सिम बनाया था 25 साल पहले उसको पेटेंट देना, उसको पैसे मिलने भी कम हो जाएंगे, एप्पल की कॉस्ट सेविंग हो जाएगी। तो इस तरीके के कम से कम हज़ारों लाखों इनोवेशंस चलते हैं वहाँ पे और वो सारा काम हम यहाँ करवाएंगे। तो आईटी, अगर आप सोच रहे हैं कि अमेरिका 5 साल के लिए रिसेशन में गया तब तो आईटी की टाइफिस हो गई है। अगर आपको लगता है 1-2 क्वार्टर है तो ये मैनेजेबल है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये सब क्वार्टरली, और प्लस रुपया तो 80 हो गया है तो इनको तो आगे पीछे बेनिफिट हो ही गई। मुझे लगता है आईटी में ये तो अच्छा टाइम है मिड कैप आईटी में देख कर लेने का, बिकॉज अगले 1 साल 1.5 साल 2 साल में वापस मोमेंटम आ जाएगा। ये एक अच्छी इंटरेस्टिंग बात बोली कि मिड कैप आईटी में वैल्यू नजर आ रही है, इसके चलते जो भी भाव नीचे आए हैं उसमें आपको मौके ढूंढने चाहिए निवेशकों को। इसके अलावा कुछ अगर आप बताएं, जैसे कंज्यूमर स्टॉक्स बहुत चलने लगे हैं क्योंकि वीट, शुगर, एडिबल ऑयल सबके प्राइस नीचे हैं, या आपके ऑटो या कैपिटल गुड्स, जहां जहां कमोडिटी के भाव से नीचे आने से फायदा होता है। कोई आपको एरिया अच्छा लगता है? नहीं, फॉर एग्जांपल कंज्यूमर में क्या होता है, ये लोग एक बार दाम बढ़ाते हैं। सपोज कोई शर्ट कंपनी है, उन्होंने एक बार दाम बढ़ा दिया, अंडरवेयर कंपनी एक बार दाम बढ़ा दिया, फिर दाम घटाते नहीं है। और आप ये नहीं बोल सकते कि बाय 20% मोर अंडरवेयर फॉर द सेम प्राइस। तो फिर क्या होता है, अभी कॉटन जैसे बहुत कोलैप्स किया है, $150 से मेरे ख्याल से कॉटन $90 आ गया है, यार्न के दाम कोलैप्स किए हैं। तो इन सबको इनपुट का फायदा होगा जिसके पास थोड़ा बहुत भी ब्रांड नाम की चीज है, और तभी को डाबर, HUL टाइप कंपनी तब लेने चाहिए जब घोर इन्फ्लेशन में इनकी अर्निंग्स खराब आती है। बिकॉज जब कमोडिटी के दाम घटेंगे तो ये लोग अपने सेलिंग प्राइस नहीं घटाएंगे, ये लोग वो मार्जिन को खा जाएंगे। तो ये एंगल से मुझे लगता है देखना चाहिए। और कंज्यूमर तो मुझे लगता है ऐसे भी सेफ है इस एनवायरनमेंट में। आपके अपने पोर्टफोलियो में कोई ऐसे एरियाज हैं आपके पास जो डिफरेंट कमोडिटी इनपुट के प्राइसेस से नीचे आने से बेनिफिट होती है जिनमें? नहीं, वैसे नहीं है, बट मुझे ये पता है कि आईटी अभी हम थोड़ा एक्सपोजर बढ़ाए हैं, बिकॉज मुझे लगता है दिस इज द राइट टाइम टू लुक एट आईटी, स्पेशली देखते हुए कि अमेरिका में कितना क्या इनोवेशन हो रहा है। ठीक, दूसरी बात फाइनेंशियल्स की बात करें, जो $40 बिलियन FIs ने बेचा और डोमेस्टिक्स आपके जैसे और दूसरे ने जो एब्जॉर्ब हुआ है, उसकी सबसे कड़ी मार जो है फाइनेंशियल्स को पड़ी। लेकिन वहीं हम देखें कि नंबर्स एक्चुअली इंप्रूव होते चले जा रहे हैं। क्या आपको उसमें सेंस बन रहा है कुछ सेलेक्ट फाइनेंशियल्स में ब्रेव बनने का, या अभी नहीं? नहीं, अभी मुझे नहीं लगता है फाइनेंशियल्स देना चाहिए। हाई इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट है, नेक्स्ट 2-3 महीने में ये हाई इंटरेस्ट रेट तो रहेगा नहीं, ये तो घटेगा। तो आपको जब इंटरेस्ट रेट थोड़ा और बढ़ जाए, 1-2 रेट हाइक आ जाए, उसके बाद फाइनेंशियल्स में लेने लायक अच्छा लगता है। बट उसमें भी स्टैंडर्ड नाम, आप बजाज फाइनेंस टाइप कंपनी अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, बिकॉज वो सब स्टॉक्स अगले 10 साल की स्टोरी है। अब हम 10% सस्ता लें, 20% महंगा लें, प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम है 10 साल तक टिका के रख सकते हैं कि नहीं। बिल्कुल, आपके पास एक बड़ा रिटेलर भी है अपने पोर्टफोलियो में। रिटेल स्टॉक्स में वापस एक्टिविटी चालू हो गई है और इनफैक्ट कुछ रिटेलर्स तो बहुत बड़े बड़े स्टोर एडिशन की भी बात कर रहे हैं। तो ऑन ग्राउंड आपको लग रहा है कि यहाँ पे उतनी मंदी नहीं है भाव बढ़ने के बाद, क्योंकि इन्फ्लेशन ने लोगों के ग्रोसरी बिल्स को इम्पैक्ट किया, तो आप कैसे उसको प्ले कर रहे हैं? नहीं, 6% का इन्फ्लेशन इंडिया के लिए नॉर्मल है। 8%, 6% का इन्फ्लेशन अमेरिका के लिए सुपर एबनॉर्मल है, बिकॉज वो यूज टू नहीं है, वहाँ इंटरेस्ट रेट्स उतने मिलते नहीं हैं उनको। तो हम लोग तो आगे पीछे भाई प्याज कम खा लो, आलू ज़्यादा खा लो, हम मिक्स एंड मैच निकल जाते हैं। बट वो जो कंट्री है जैसे जर्मनी है, अभी मैं पढ़ रहा था 2 दिन पहले की बोलते हैं इस बार गर्म पानी वो लोग रेगुलेट करेंगे। तो ये यूरोपियन और ये अमेरिकन को रेगुलेशन और रैशनिंग इनको समझ नहीं आती है, वो तो सड़कों पर उतर जाएंगे। हम लोग तो बचपन से करते हैं, बचपन से ये किया है भाई, 1 बाल्टी पानी लेकर जाना है, उसी में नहा के वापस आना है, थोड़ा बच जाए तो ऑल द मोर बेटर। तो ये डिफरेंस है। तो आप ये जो लो कॉस्ट रिटेलर्स वाले मॉडल हैं, वी मार्ट, डी मार्ट, बहुत सारे ऐसे इस जोन को आप पसंद करते हैं? हाँ, इसमें तो देखिए इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम ही नहीं है, तो पास थ्रू है, महंगा आएगा महंगा बेचेंगे, सस्ता आएगा सस्ता बेचेंगे, डी रिस्क बिजनेस मॉडल है। तो ऐसे आप देख सकते हैं ये सब स्टॉक्स को। ये लास्ट 1.5-2 साल में बहुत ज़बरदस्त IPOs भी आए, कई अच्छी कंपनी बट नॉट राइट प्राइस्ड, लेकिन बाजार के करेक्शन ने सबको 50% टॉप से। आप कहीं उसमें वैल्यू हंट कर रहे हैं? कोई नाम आपके रेडार पे? आप बिल्कुल टच नहीं कर रहे? बिल्कुल नहीं, बिकॉज मुझे लगता है ये सब, क्योंकि क्या होता है ना, वो अगर 50% गिरता है ना तो एक
ट्रैक रिकॉर्ड वाली कंपनी भी 30% गिर गई होती है। आज के दिन जिसका पोर्टफोलियो 20% गिरा है वो तो मेरे ख्याल से राजा है। जिसका पोर्टफोलियो 30% गिरा है वो आम आदमी है। जिसका पोर्टफोलियो 40% गिरा है वो थोड़ा सा अनलकी है। तो 20% गिरा हुआ तो बहुत चीजें मिलती है आपको आज। ठीक है, मैं बात करता हूँ दूसरे और सेक्टर के बारे में जहां लोगों को बहुत रुचि आ रही है और लास्ट 2 महीने में कमेंट्री मैनेजमेंट से एकदम बुलिश हो गई है, वो है ऑटो। चाहे मारुति के शशांक जी से बात करें, M&M मल्टी ईयर हाई पे आ गया है और ऑटो एंसिलरीज भी अलग अलग स्टॉक्स एक्टिव है। वहां पे आपको कहाँ वैल्यू नजर आती है? नहीं, वहाँ क्योंकि ये चिप विप की शॉर्टेज भी अब खत्म होती सी नजर आ रही है। आप चिप सेमीकंडक्टर कंपनी के शेयर अगर आप देखेंगे तो वो गिरने लग गए हैं, बिकॉज बोलते हैं अगले साल तो ओवर सप्लाई आ जाएगी चिप्स की। तो एक सबसे बड़ा एडवांटेज वो है, और इनका ऑब्वियसली इनपुट कॉस्ट जो है वो पूरा कोलैप्स कर गया है। तो वो और 1 साल 1.5 साल 2 साल हो गया कोविड में, कुछ पेंटअप डिमांड, कुछ ये कुछ वो। बट ऑटो एक सस्टेनेबल ट्रेंड नहीं है अगर आपके पास ईवी नहीं है। तो ईवी हमारे पास टाटा मोटर में है, लेकिन टाटा मोटर का वो उस स्केल का आउटपुट और प्रोडक्शन नहीं आ पा रहा है। वो भी 1000 2000 3000 गाड़ियां बन रही है। तो मुझे लगता है कि टाटा मोटर ही अगर आपको देखना चाहिए ऑटो में अगर देखना है तो, अदरवाइज लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो वही स्टॉक ठीक लगता है। राइट, इनफैक्ट चंद्रा साहब की कमेंट्री भी उनकी एजीएम से काफ़ी अच्छी आई। मिड कैप स्मॉल कैप में आप क्या रिसर्च कर रहे हैं अभी? और या पहले आप मुझे स्पेस के बारे में बताएं। वहाँ तो मैसिव डैमेज है, 50-50 60% मिड कैप स्मॉल कैप में से फ्रॉथ हट चुका है जो लास्ट 2-3 साल 4 साल में हमने देखा है आपकी नजर में? फ्रॉथ तो हट जाता है। देखिए अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो रिटेलर जो है ना उसको अब मार पड़ रही है, अब उसके थोड़े हिम्मत जा रहा है। लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप में बाइंग भी नहीं आती है जल्दी। म्यूचुअल फंड्स छूते नहीं है, बिकॉज आपको एंट्री ले लेंगे तो पहले उसका टैक्स दो 20% दाम बढ़ाकर, एग्जिट आपको मिलेगा नहीं। तो मिड कैप में रैली जो है वो बाद में आएगी। पहले निफ्टी बढ़ेगा, पहले बड़े शेयर मोटे शेयर बढ़ेंगे, फिर लोगों के हाथ में जब पैसे आएंगे तो मिड कैप में आएगा। बट ये अज्यूम करना कि मिड कैप स्मॉल कैप झट से उठ के भागने लग जाएंगे, मुझे नहीं लगता पॉसिबल है ये। अभी वैल्यू आ गई बट उनमें कुछ में वैल्यू तो ऑब्वियसली है, सब 2-3-4% डिविडेंड यील्ड पे जितने भी अच्छे मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स है, तो 2-2.5% डिविडेंड यील्ड इज गुड इनफ। बट 6% डिविडेंड यील्ड इज बैड। 6% डिविडेंड यील्ड का मतलब कंपनी के पास कुछ करने को ही नहीं है, पैसे को वापस दे रही है। लेकिन ये बाद में चलेंगे, पहले लार्ज कैप। आप ऑयल एंड गैस स्टॉक्स को भी देखते हैं। हाल ही में सरकार ने एक डिसीजन लिया कि ये जो एबनॉर्मल रिफाइनिंग हो रही है उसको थोड़ा उसका हिस्सा जो है गवर्नमेंट को जाना चाहिए, और इवन ONGC पर भी एक बड़ा $40 का टैक्स लगाया। पहले इस कदम को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि यूएस ने भी ये बात की है, यूके गवर्नमेंट ने भी इस तरह की बात की है। उसके बाद हम बात करें कि रिफाइनिंग बुल रन क्या एंड हो गया। देखिए यूएस और यूके तो 40 साल में एक बार ऐसी बात करते हैं, हम 4 साल में एक बार ऐसी बात करते हैं कि इसके पास ज़्यादा पैसे पकड़ लो इसको, इसके पास ज़्यादा पैसे पकड़ लो इसको। तो ये सब, जैसे किसी ने बोला माइकल होल्डिंग को कैसे खेलना चाहिए, तो किसी ने बोला खेलना ही नहीं चाहिए। तो मतलब अगर आपको ऑयल एंड गैस और ये सब कॉम्प्लिकेटेड चीज़ में जाना है तो बहुत मुश्किल है इसमें समझना, बिकॉज गवर्नमेंट का काम है वेलफेयर, शेयर होल्डर का काम है प्रॉफिट मोटिव। अब प्रॉफिट मोटिव और वेलफेयर मोटिव कहाँ मिले साथ में, तो मुझे लगता है वो प्रॉब्लम है। ये सब अवॉइड करें ज़्यादा अच्छा। बट इसमें एक ऐसा प्ले भी है जो जहाँ पे इसके अलावा भी बहुत सारे ट्रिगर, उनके कंज्यूमर बिजनेस अच्छे जा रहे हैं, डिजिटल बिजनेस रिटेल अच्छा कर रहा है। अब सक्सेशन की और वैल्यू अनलॉकिंग की बात है, क्या उसमें कंफर्ट मिल सकता है? नहीं कंफर्ट है, लेकिन कंग्लोमरेट में प्रॉब्लम ये है कि बूफे टेबल है। अब बूफे हर वक्त सस्ता होता है, अला काटे सर। जब भी खाना खाने जाएंगे तो आप बोलेंगे मुझे अलग से नान मलाई कोफ्ता खाना है, वो बोलेंगे सर इसके 1000 लगेंगे, 1000 में बूफे में आ जाओ। तो वो कंग्लोमरेट्स का प्रॉब्लम होता है कि उसका वैल्यूएशन होती नहीं है। बट हाँ, स्पिन ऑफ अगर कर दे तो ऑब्वियसली फिर तो बेट करना चाहिए सब पे। राइट। कैपेक्स साइकिल की बात करें, हमने देखा कि इंडिया में क्रेडिट साइकिल 13% हाई पे आया, और SBI ने हमें बताया इस बार कि अभी उनको वर्किंग कैपिटल की लोन्स की इंक्वायरीज और कुछ कैपेक्स रिलेटेड लोन्स की इंक्वायरी बहुत बढ़ रही है, जो नहीं हाल था। आप कैपेक्स प्ले को कैसे डोमेस्टिक वर्किंग कैपिटल तो अजय जी क्या होता है ना, जब इन्फ्लेशन आता है तो हर आदमी का इन्वेंट्री कॉस्ट, रनिंग कॉस्ट, डेटर सब बढ़ जाता है, और मार्जिन वो उतना पास ऑन नहीं कर पाता है क्योंकि खरीदार को भी मार पड़ रही है। तो वर्किंग कैपिटल तो अपने आप इन्फ्लेशन के कारण समझिए वैसे बढ़ जाता है। बट केपेक्स साइकिल तो आएगा ही ना, बिकॉज ये इतना पैसा जो प्रिंट हुआ है चाहे इंडिया में या अब्रॉड, वो तो आएगा। लेकिन मुझे लगता है ब्रॉडली थोड़ा सा मेटल में केपेक्स साइकिल थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक था, बिकॉज स्टील में देखना पड़ेगा केपेक्स साइकिल कैसे चलता है, जो एक्सपोर्ट का कर्व्स हमने लगाया या उस पे देखना होगा। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि इन्फ्लेशन मतलब कि सामान मिल नहीं रहे हैं तो केपेक्स तो आना ही पड़ेगा। इन्फ्लेशन आपने बोला तो एक बात मैं ये भी जानना चाहूँगा कि हमारे देश में बहुत सारा इन्फ्लेशन एक्चुअली इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन है, क्योंकि हमारे यहाँ तो खाद्य पदार्थ तो काफ़ी सफिशिएंट होते हैं। सब टमाटर जो 100 रुपये किलो बिकता था आ ही गया, आफ्टर 60 रुपये आ गया।
तो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन वाली इतनी ज़्यादा गिरावट नहीं आई है, बाकी जो हम डोमेस्टिक बनाते हैं वो सब नीचे आके। आपको लगता है कि बाजार 2 से 4 महीने में इन्फ्लेशन का भी टॉप आउट फैक्टर इन करना शुरू कर देगा? जैसे इन्फ्लेशन भी तो बेस नंबर है ना, मतलब इस साल अगर क्रूड 120 है और अगले साल भी 120 रहा तो इन्फ्लेशन तो जीरो हो जाएगा। अगर क्रूड अगले साल 120 का 110 हुआ तो इन्फ्लेशन माइनस में आ जाएगा। आपने इतना हाई स्टैंडर्ड सेट कर लिया है कि उसको ऊपर जाना पे इन्फ्लेशन होगा, तो ये अरिथमेटिक है, ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन है। मुझे लगता है ये तो नॉर्मलाइज हो ही जाएगा। क्योंकि हम जब करेक्ट होना शुरू हुए अक्टूबर में, तो यूक्रेन वगैरह ये सब तो बाद में आया, पहले तो हम वैल्यूएशन के बोझ में दबना शुरू हो गए, बाकी चीज़ें आती गई। तो जो ट्रिगर्स थे, वैल्यूएशन आपके हिसाब से करेक्ट हो गए इनफ? वैल्यूएशन करेक्ट हो गया। अगर आप यूएस बॉन्ड यील्ड देखें तो 3.5 से 2.8 पे 2.88 पे शायद कल बंद हुआ, तो वो बता रहा है कि शायद इंटरेस्ट रेट्स भी उतना। अगर फेड का काम क्या है? फेड का काम था इकोनॉमी की कमर तोड़कर रिसेशन में लाना, जो हो गया। और जो अगर अपने आप ही उसकी कमर टूट गई तो फेड क्यों हथौड़ा मारेगा उसके बाद? तो ऑब्जेक्टिव ऑफ फेड वाज नॉट टू रेज इंटरेस्ट रेट्स बट टू इंश्योर कि 2 क्वार्टर का रिसेशन आ जाए एक बार। तो वो अगर आ गया तो मेरे ख्याल से काम आपको लगता है कि 4-6 महीने में, क्योंकि आपने इतने साइकिल्स देखे, 4-6 महीने में इंडियन बुल मार्केट भी रिज्यूम हो जाएगा क्योंकि यूएस में बॉटम बन गया है? हाँ, ये आपने लास्ट लाइन एकदम बिल्कुल सही बोला कि यूएस अगर बॉटम बन गया तो हम तो रिज्यूम हो जाएंगे, बट यूएस अगर बॉटम नहीं बना तो हम तो भाई डाव के पीछे पीछे हैं। बट हमारे पास क्वेश्चन भी है कि कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है, 10 साल की हाईएस्ट लेवल पे इंडिया के कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स हैं, वो भी हमारे डाउन साइड कहीं हद तक क्वेश्चन करते हैं। आप एक डेटा देखें, अगर 2 ट्रिलियन की इकोनॉमी और 25% का सेविंग है तो 500 बिलियन की सेविंग हो रही है। अगर 5% या 10% भी शेयर बाजार में आता है पैसा, तो 25 से 50 बिलियन हर साल आता है। तो ये जहां अभी तो इक्विलिब्रियम है, वो बेच रहे हैं हम खरीद रहे हैं, वो बेच रहे हैं हम खरीद रहे हैं, जहां वो बेचना बंद किए और यहाँ पे जोश आ गया लोगों को ज्यादा, तो मुझे लगता है शेयर तो मिलेंगे ही नहीं, कहीं हर्षद मेहता वाला सिचुएशन नहीं हो जाए। बट क्योंकि लोकल सेविंग्स बहुत है, तो एफआईआई की सेलिंग अभी एब्जॉर्ब हो रही है, इक्विलिब्रियम में बाजार है, बट जहां छोड़ दिया जाए मुझे लगता है 1-2-3 साल में डोमेस्टिक सेविंग टान देगा बाजार। इनफैक्ट ये आपने अच्छी बात बोली कि बेयर्स बोलते हैं कि भाई उन्होंने 40 बिलियन बेचा बट 500 बिलियन होल्ड किया हुआ है अभी, लेकिन बुल्स बोलते हैं कि हिस्टोरिकली उन्होंने एफआईआईज ने 16-17% टॉप में होल्ड किया इंडियन इक्विटी को और नीचे में 13-14%, हम 14.5-15 पे आ गए, तो शायद रेंज में। बट ये बताइए कि आपका कारोबार कैसा चल रहा है, आपके पीएमएस का कारोबार, और आप अपने क्लाइंट से किस तरह की बातचीत कर रहे हैं? क्या इस करेक्टिव फेज में नया पैसा आने के लिए उत्सुक है, या आप बता रहे हैं कि साहब अभी रुक जाइए हम बताएंगे, बट कॉल मनी ऑन कॉल तैयार रखिए? कारोबार तो हालत खराब है, शेयर बाजार गिर गया है 25%, ऊपर से पोर्टफोलियो डाउन है, तो कारोबार तो अच्छा चल रहा है लेकिन वो उसका अभी इम्पैक्ट तो ऑब्वियसली नेगेटिव है। क्लाइंट हमारे बहुत पुराने क्लाइंट है, वो परेशान नहीं करते, फ़ोन नहीं करते, फ़ोन करके यही बोलते हैं सर क्या हाल है, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ, 1-2 जन ने ज़रूर घोर मंदी में रिडीम कराया 15-100, 15-200 में। लेकिन अजय जी बात ये है कि हम खुद बोलते हैं अरे मत करो रिडीम, इस बार हमारी भी हिम्मत नहीं थी बोलने की तुम मत करो रिडीम, बिकॉज कौन रिस्क लेगा इस बाजार को देखते हुए, कल को कुछ भी हो जाए तो ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि हमने किसी को रोका भी नहीं तो नॉर्मली हम बोलते हैं अरे यार रुक जा, तुम 1-2 महीना देख लो उसके बाद, बट दिस टाइम वी डिडंट स्टॉप, वी सेड ठीक है भाई तुमको करो। उसने बॉटम के लगभग ही कराया 15-100, 15-200 जब निफ्टी था तो। लेकिन आप अपने जो प्लेन वनीला पीएमएस प्रोडक्ट मेन स्ट्रैटेजी, उसके अलावा भी कुछ इनोवेटिव प्रोडक्ट्स आप सोच रहे हैं लॉन्च करने की? जी हाँ, हम एक स्मॉल केस लाने का सोच रहे हैं, वो शायद इसी हफ्ते निकल जाएगा। आइडिया है कि 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ हर आदमी के पास होता नहीं है, और हर आदमी जुड़ना चाहता है इस स्टॉक मार्केट के साइकिल के साथ, और ये बहुत अच्छा समय है किसी को भी स्टार्ट होने का। यहाँ से 5% गिर जाए, 7% गिर जाए, लेकिन ज़्यादा यहाँ से गिरावट लगती नहीं है, तो हम एक स्मॉल केस लॉन्च कर रहे हैं जो अभी होएगा बहुत जल्दी, मेरे ख्याल से 1-2 दिन में हो जाएगा। और ख़ास बात यह है कि हमने खुद फैसला किया है कि हम अपने स्मॉल केस में हर महीने 10 लाख रुपए हम अपना पर्सनल पैसा डालेंगे अपने स्मॉल केस, SIP टाइप, सो डैट लोगों को कॉन्फिडेंस आए कि ये डॉक्टर वो दवाई जो हमें दे रहा है विटामिन की, खुद भी वही खा रहा है। हलवाई जो है वो अपनी मिठाई खुद खाता है यहाँ पे। नहीं, तो ये आपने बड़ी अच्छी बात कही कि आपका जो निष्कर्ष है पूरा तजुर्बे का, इतने साल का, तेजी मंदी वगैरह, और ऑफकोर्स प्रोफेशनल फंड मैनेजर बनने के बाद भी, कि यहाँ से आपको 5 से 10% का डाउन साइड वर्स्ट केस में दिखता है,
और ऊपर में 3-4 साल की, अब क्योंकि कॉर्पोरेट साइकिल तो ठीक ही चल रहा है अर्निंग्स का। पोर्टफोलियो लेवल पे 10% से ज़्यादा यहाँ से जाना ही, 10% चला गया तो त्राही त्राही मच जाएगी मेरे हिसाब से। 10 इज एग्जैजरेशन। आपके पोर्टफोलियो की जो कंपनीज हैं, मैं बिना नाम में जाने के, एक ब्लेंडेड उनकी अर्निंग्स की हालत क्या है? हालत बढ़िया है, खस्ता है या क्या है? नहीं, हम लोगों ने लास्ट ईयर से पोर्टफोलियो में ऐसी कंपनी ली सोचकर कि कुछ भी हो जाए 3 साल में अर्निंग्स डबल होनी चाहिए। तो 3 साल में तो 2 ही क्वार्टर गए हैं, अर्निंग्स तो डबल हुई नहीं है अभी क्योंकि 3 साल बचे हैं। शेयर के भाव जरूर 20-25% गिर गए हैं ऑन एन एवरेज, बट ठीक है, अर्निंग्स डबल होगी तो इतने साल से देखें बाजार में अपने आप आगे पीछे भाव आते हैं अच्छे। लेकिन वैल्यूएशन टॉप से कितना नीचे आया आपका पोर्टफोलियो लेवल पे? से 20 वाला था, क्या वो 15 होगा? हाँ, वैल्यूएशन का समझिए कम से कम 20-25% ऊपर से पी रेशियो गायब हो गया बिकॉज ओवरऑल पिटाई हुई है तो हो गया। और ये होल्ड करने का टाइम है और टॉप अप करने का टाइम है। बिल्कुल है, मतलब देखिए आप और टॉप जब बनेगा जब स्टॉक 200 डे के ऊपर रहेगा, 50 डे के ऊपर रहेगा, 20 डे के ऊपर रहेगा, बाइंग होएगी, बेस्ट ऑफ न्यूज रहेगा, इन्फ्लेशन कम होगा। बॉटम जब बनेगा जब स्टॉक 200 डे के नीचे रहेगा, 20 डे के नीचे रहेगा, आरएसआई 20-25 होगा जो हर आदमी हम लोग देखते हैं, उसके बाद इन्फ्लेशन खराब होगा, इकोनॉमी का भट्टा बैठा हुआ होगा, तो बॉटम तभी बनता है। तो अगर आपको बड़ा स्केल देखना है तो आपको एकदम उल्टा करना है जो चार्टिस्ट करता है। अगर आपको 2 हफ्ते का व्यू चाहिए तो एकदम वही करिए जो चार्टिस्ट बोलता है। तो मुझे लगता है ये सब टाइम में इन्वेस्ट करिए, होल्डिंग पावर जरूरी है, इन्वेस्ट करने का प्रॉब्लम नहीं है। तो आपने बातचीत भी बड़े अच्छे समय पे हो रही है, बॉटम के आसपास आपके हिसाब से 5-10%, 5-7% ऊपर नीचे, 3 साल का व्यू यहाँ से लिया जाए, आप भी एक नया पोर्टफोलियो लॉन्च कर रहे हैं, क्या ये अपने एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो से डिफरेंट स्ट्रेटेजी होगी? क्या होगा फिलॉसफी? नहीं, टोटली डिफरेंट है बिकॉज एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में हमारे लोगों के रिस्क एपेटाइट दूसरा है। यहाँ एक पब्लिक है जो छोटा पैसा डाल रहा है, उसका रिस्क लेने का दम दूसरा है, तो टोटली डिफरेंट है। बट आइडिया वही है, इस पोर्टफोलियो हो या उस पोर्टफोलियो हो, सोचते हैं 3 साल में अर्निंग्स डबल हो। अगर 3 साल में अर्निंग्स डबल होगी तो शेयर का भाव डबल से ज्यादा होना चाहिए। इनफ कंपनी मिल रही है इस यूनिवर्स में यहाँ इस भाव से? हाँ, ठूस ठास के आप मिल जाती है आपको, क्योंकि अभी एडवांटेज ये है कि अर्निंग्स डबल हो उसके साथ भाव भी बहुत घटे हुए हैं ऊपर से, बेस्ट। हाँ, तो आपको एडवांटेज ज्यादा है अभी इन्वेस्ट करने का। ऑल राइट, मसन जी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए, और आप ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, खूब बढ़िया बढ़िया जगह ट्रैवल करिए और ज्ञान लाइए हमारे व्यूअर्स के साथ और हमसे शेयर करने। शुक्रिया आज हमारे स्टूडियो में आने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया ये स्पेशल शो देखने के लिए, धन्यवाद।